वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूँ सारा जमान और मेरे साथ आज मौजूद हैं वासे चौधरी। किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, इसलिए आज मैं उनसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि वो अपना तारुफ खुद कैसे कराना चाहते हैं। वासे, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नो प्रॉब्लम। आप लिखते हैं फिल्में भी, ड्रामे भी, कॉमेडी भी, संजीदा भी, फिर आप शोज़ होस्ट भी करते हैं, अवार्ड शोज़ भी होस्ट करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। तो खासा वसी आपका पूल ऑफ वर्क है और ख़ासा बड़ा आपका तारुफ है। लेकिन अगर वासे चौधरी से पूछा जाए कि वो अपना क्या तारुफ कराएंगे तो आप क्या कहेंगे? अगर इस काम के हवाले से पूछेंगी तो वो मैंने जिस तरह कहीं पे अपनी किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे भी लिखा हुआ है कि आई राइट लाइक एन एक्टर एंड आई एक्ट लाइक अ राइटर। काम के अलावा जी। वासे चौधरी कौन है? एक बहुत बोरिंग इंसान है, तो इतना बोरिंग इंसान इतना एंटरटेन कैसे कर रहा है लोगों को? क्योंकि वो खुद इतना बोर हो रहा है तो वो चाहता है कोई तो एंटरटेन हो। अच्छा, ठीक है, ये पब्लिक सर्विस है एक सॉर्ट तरह ऑफ से। या पब्लिक सर्विस है या उसकी आड़ में मैं खुद अपने आप को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताएं, अभी तक आपने जो प्रोजेक्ट्स किए, जी। अगर मैं कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम लूँ, जवानी फिर नहीं आनी, दोनों पार्ट्स उसके, फिर जो बारात सीरीज़ आपने पूरी लिखी, उसके अलावा जैक्सन हाइट्स बड़ा संजीदा ड्रामा, तो क्या सीखा आपने इनसे कि पाकिस्तान में क्या चलता है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं? आप कभी कह नहीं सकते क्या चलेगा। हम्म, आपका अंदाज़ा होता है कि शायद ये इस वक्त है। इट्स जस्ट लाइक कि आप एक्चुअली डॉक्टर भी नब्ज़ जान पकड़ता है तो उसको पता होता है बीमारी क्या है, मगर आप नब्ज़ पकड़ते हैं तो आपको आप गेस कर रहे थे कि शायद ये बीमारी हो। हम्म, ये बिल्कुल ऐसे है। और उसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिएटिव काम ना अंधेरे में तीर चलाने की तरह है। उम्मीद आपको क्या है कि मैं ये तीर फुल फोर्स से चलाऊंगा हम्म, और मैं जब चलाऊंगा तो आगे अंधेरे में कोई खड़ा होगा और उसको लग जाएगा। और उसको लग जाएगा। ठीक है। अगर ना लगा तो वो मिस हो जाएगा, और अगर आगे से आ या चीख की आवाज़ आ गई तो आप समझ जाएं कि यू हिट द बुल्स आए। हम्म, सो ये एक आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपके अंदाजे हैं और आपका क्रिएटिव गट है, और उसके मुताबिक आप बस आप पर लाजिम यह है कि आपने फुल जोर से तीर चलाना तो ये जो इशू बेस्ड कंटेंट की भी बात होती है कि जी संजीदा ड्रामे हो, मसाइल को उजागर करें, माशरे में बहुत कुछ हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है और क्या ये ज़रूरी है। ये है कि सबकी इशू बेस्ड जिम्मेदारी है, कंटेंट आई बने? थिंक सारा ये सबकी जिम्मेदारी है। बिकॉज देखिए, एक चलती हुई चीज़ को बेचना बहुत आसान है, एक चलते हुए कॉन्सेप्ट को बेचना बहुत आसान है। मैं अभी किसी चैनल के अंदर जाके कहूँगा कि ये ड्रामा है, वो इस लड़की के बारे में है जिसकी मजबूरी में शादी किसी और लड़के से कर दी, मगर उसका फिर वो जो दूसरा लड़का था उसको मारता था, जो पिछला वाला बंदा था वो वापस आ गया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अरे वाह वाह वाह, यू नो, एक बेसिक लेवल पे मैंने अब जो सब कुछ कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं, मैंने भी वही आपको एक आइडिया दे दिया। तो आप कहेंगे अच्छा यार, हाँ ये अभी आजकल चल भी रहा है ऑडियंस की साइड से, और हमें समझ भी आता है क्योंकि हमने इस तरह के 4-5 और भी देखे हैं, फलां चैनल फलां, तो ये खरीद लो। अब मैं इसके दरमियान में जाके कहानी बताऊं कि चक नंबर 47 के अंदर एक ट्रेन का स्टेशन है जिसके ऊपर एक टीटी है, या वो स्टेशन मास्टर है, वो बैठे हुए हैं, और वो स्टेशन मास्टर के ऊपर कहानी है कि उसने ज़िंदगी में क्या खोया पाया। आप आगे से कहेंगे यार, अब मुझे शायद वैसे नहीं कहेंगे फेस पे, मगर आप फिर बीच में कहेंगे ज़रा मैं 1 मिनट के लिए आया, और वो जब 1 मिनट के लिए जाएंगे तो वो बाहर जाएंगे यार ये क्या आइडिया लेकर आ गया। सो सिंपल इज दैट। सो चलती हुई चीज़ को बेचना आसान होता है, उसको समझना आसान होता है। अब आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट सामने आने वाला है वो फिल्म है नरम गरम, होपफुली इंशाल्लाह। और उसमें आप लीड रोल प्ले कर रहे हैं, वन ऑफ द वन ऑफ द लीड रोल। सी तो थोड़ा सा हमें बताएं क्या स्टोरी है उसकी, क्या एक्सपेक्ट वो करें, इट्स पिछली फिल्मों एक से एक कितनी डिफरेंट है? इट्स एन एक्शन कॉमेडी। हुमायूं सईद होंगे उसमें इंशाल्लाह, और मैं कोशिश करूंगा, और बहुत से और लोग होंगे। अभी हम कास्ट फाइनलाइजेशन उस तरह नहीं हुई है। बड़े यंग लड़के लड़कियां आजकल की हम्म, बॉलीवुड फिल्मों में आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में जो फिल्म बन रही है उसमें हुमायूं सईद हैं जो 20s 30s में नहीं हैं। जी। तो क्या आपके ख्याल में वजह है कि और आई थिंक एक एक तो ये ओल्डर कि हीरो क्लिक करता है लोगों को? जनरली आई थिंक अगर आप वर्ल्ड सिनेमा को देखें तो आपके हीरो जो कि अब यंग बॉयज़ नहीं रहे, वो क्लिक करते हैं। हम्म, चाहे वो ब्रैड पिट हों, टॉम क्रूज़ हों, जॉर्ज क्लूनी हों, आमिर खान हों, सलमान खान हों। ये एक फिनोमेना हर जगह पे चल रहा है। जो एक ज़माने तक एवरेज एज होती थी ऑफ बीइंग अ हीरो, वो मेरे ख्याल से बढ़ गई है। अब कुछ 15 साल का उसमें एक आ गया है जंप, 15-20 साल का जंप आ चुका हुआ है। वो जो आदमी जो हीरो है, चाहे वो आमिर खान है, चाहे वो हुमायूं सईद हैं, चाहे वो टॉम क्रूज़ हैं, आपके ना सबकॉन्शियसली एक डिपेंडेबिलिटी बन गई है उनके बारे में। हम्म, तो आप चले जाते हैं, और फिर आगे से जब वो डिलीवर कर देते हैं तो वो आपको जो डिलीवरी है ना बहुत ज़ोर की लगती है। हम्म। आप अच्छा। बहुत महसूस होते हैं उस चीज़ से कि यार ये जिस आदमी को मैं डाउट कर रहा था, देखे ना, और आपको यही पता है कि सबकॉन्शियसली यार ये कर देता है हर बार, ये कुछ ना कुछ सही दे ये देगा। कुछ ना कुछ सही कर देता है। ऑल्दो यू वांट टू टेल योरसेल्फ कि नहीं नहीं मैं अब जा रही हूँ, अब इसका टाइम नहीं रहा, मगर वो फिर कर देता है, और आप कहते हैं अरे यार, आप चाहे पब्लिकली नहीं मानेंगे इस बात को। जो हीरोज हैं उनकी तो उम्र बढ़ रही है,
लेकिन जो हीरोइंस हैं उनकी उम्र तो नहीं बढ़ रही, वो तो हम देख रहे हैं कि नई से नई और कम से कम उम्र की लड़कियां जो हैं उनको देखा जा रहा है। हमारे यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, अब पता नहीं ये लोग मुझे इसके बाद क्या कहेंगे कि या पागल हो चुका हो या एक बहुत इसने कोई अजीब सी बेवकूफ़ाना बात कर दी है, मगर ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, आप ज़रूरी नहीं है इससे एग्री करें। मुझे लगता है कि ये एक सब कॉन्टिनेंट और इंडिया पाकिस्तान दोनों की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, का एक साइकोलॉजिकल इशू है विद अ वुमन व्हेन शी गेट्स मैरिड। जब तक वो मैरिड नहीं होती उसको एक्सेप्ट करते रहते हैं एज दैट सॉर्ट ऑफ अ हीरोइन, और फिर जब वो मैरिड हो जाती है ना उसके बाद एकदम इनके अपने जहन में वो गिर जाता है, ग्राफ तो नहीं, मैं कहूँ गिरना तो इज़ अ रॉन्ग वर्ड, चेंज हो जाती है परसेप्शन ठीक है। इनके अपने जहन में ना, एक आई डोंट वांट टू से द वर्ड नहीं, जो आप कहें, एक्चुअली जो कोई करते हैं कहे। लोग, मगर उनको होता है कि अच्छा अब इसकी शादी होगी अब तो ये घर चलाएगी। अच्छा भई अब नहीं देखो अब तो इसकी शादी हो चुकी हुई है तो अब तो इसके फैमिली होनी है तो बस ठीक है अब साइड पे हो गया, अब कोई और कौन है भई यहाँ पे सिंगल। क्या इसकी वजह ये है कि लोग समझते हैं कि अब शादी हो गई तो ऐसी खातून के बारे में फैंटेसाइज नहीं किया जा बिल्कुल आप सकता, सही स्पॉट ऑन आपने कहा। लेकिन शादीशुदा मर्द एग्जैक्टली के बारे में फैंटेसाइज किया जा सकता ये है। एक साइकोलॉजिकल एंगल है इस खित्ते का बहुत बड़ा। जो हिंदी फिल्में यहाँ पे उनको नशर करना जो बंद किया गया, जी, उससे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पे कैसा असर पड़ा है? फ़ायदा हुआ है क्या अपने कल्चर को हमें उभारने का, या फाइनेंशियल ऐसा लॉस हुआ है कि अपनी ही फिल्में जो बनाना है वो मुश्किल हो गया है? नहीं मेरे ख्याल से नुकसान हुआ और सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री का हुआ, बिकॉज अभी पाकिस्तानी फिल्मों का आउटपुट उतना नहीं था कि हम 52 वीक्स के लिए फिल्में दे सकते, और वो जब तक हम उस कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पा रहे थे तो हम कहीं और से फिल अप कर रहे थे गैप, विच वाज इंडियन फिल्म्स एंड हॉलीवुड। तो हॉलीवुड वाज स्टिल देयर, बीच में से इंडियंस निकले तो जाहिर बात है गैप बना, उसका नुकसान तो होगा ना। हम्म। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में, मैं ऑल द लोगों को ये दिस इज़ नॉट अ मेन स्ट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू जो कि आपको सुनने को मिलेगा बहुत ज़्यादा, मगर देखें आप खोते को खच्चर तो कह सकते हैं, खोते को घोड़ा नहीं कह सकते, इतने ब्लाइंड भी ना हो, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। चलो, थोड़ा सा अब आपके टीवी का जो काम है जिसको लोग रोज़ आपको देखते हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स पे, मज़ाक रात, ये ट्रेंड जब आया तो इसमें जो पंजाब का जो स्टेज का कल्चर था वो टेलीविज़न पे आया, और स्टेज में बहुत कुछ ऐसा होता था जिसको फैमिलीज़ के लिए मुनासिब नहीं बिल्कुल। समझा जाता था, लेकिन वो टीवी पे ट्रांसलेट कर लिया गया। ये बताइए मुझे, आपके लिए क्या रेड लाइन्स हैं अपना जब आप शो करते हैं, तो किस किस्म की बैक एंड पे गुफ्तगू हो रही होती है कि जी ये करना है, ये नहीं करना, ऐसा माहौल मैं पब्लिक के लिए देना चाहता हूँ और ऐसा नहीं, रेड लाइन्स क्या हैं? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमने विद टाइम अपने शो में से जो जुगतों के अंदर थी उसमें से कटाने की कोशिश की, क्योंकि वो पंजाबी कल्चर में बहुत अरसे से चल रही थी। जैसा आपने कहा बॉडी शेमिंग, उसमें बहुत हद तक मैं कोशिश करके किसी न किसी तरह उनको समझाता हूँ। बहुत से विमेन जो कि अब डिरोगेटरी लगते हैं, वो पिछले 50, 60, 70 साल से पंजाबी कल्चर का हिस्सा हैं, तो उसके ऊपर बहुत सी जुगतबाजी होती है, कॉमेडी होती है, ट्रांसजेंडर्स के ऊपर बहुत होती है। सो देयर आर थिंग्स दैट वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग बहुत आहिस्ता-आहिस्ता कि सर इस पे नहीं हमने बात करना, इस पे हमने जोक नहीं करना, इस पे जोक नहीं करना। फिर हमने कई और चीज़ें हमने शुरू की कि जब कोई ज़ूम ने कोई जुमला ये लोग बोलते हैं, तो मैंने उसके ऊपर शुरू कर दिया कि हम ₹500 फ़ाइन करते हैं। अच्छा, वो कई बार एपिसोड्स में चला भी जाता है कि मैं लिख रहा हूँ कागज़ के ऊपर, अच्छा, वो हम जुगत नहीं लगाते मगर मेरा लिखता हुआ पार्ट बीच में आ जाता है, तो ठीक है। वी चार्ज देम एंड देन दे हैव टू पे। अच्छा, और वो पैसे जिसके मुँह से भी निकली हो कोई ऐसी बात, वो फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपनी जो हमारी नीचे टीम है सारी उनके अंदर। ठीक है। तो ये हमने पिछले 3-4 साल में ये चीज़ें की हैं। अच्छा, जो आपका शो है पंजाबी, उसमें जो ह्यूमर है वो जी, फ्रंट एंड सेंटर है। जी। क्या ये जो दूसरी ज़ुबानें बोलने वाले और दूसरे कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पाकिस्तान में रहते हैं, क्या ये उनके साथ इंसाफ़ है कि शाम का जो प्राइम टाइम का लाइनअप है, उसमें पंजाबी कल्चर और पंजाबी ज़ुबान हावी है? मेरा नहीं ख्याल कि ये बिल्कुल भी इंसाफ़ है उनके साथ। मैं मेरा ख़ैर शो है ही, जैसा मैंने कहा कि मैं तो शो में बाद में आया था। अब मैं पंजाबी जुगत को तब्दील नहीं कर सकता, वो तो ये पंजाबी जो बोल रहे हैं, उनको कई बार होता है कि बीच में कहता हूँ कि ये भाई उर्दू में करके दिखाएँ, हुँ, तो वो बहुत बुरी करते हैं तो मैं हुँ, कहता हूँ कि आप छोड़ दीजिए, आप ना करिए। पंजाबी ज़ुबान के पास एक हथियार है कि जो जुगत की काट होती है, वो पंजाबी के अंदर बहुत ज़बरदस्त है, और उसका कोई कमाल और किसी का नहीं है, वो पंजाबी ज़ुबान का कमाल है कि उसका फ़्लो इस किस्म का है। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है और बहुत फीडबैक कांस्टेंट अब तो मिलती है, और अब क्रिटिक्स भी बन चुके हैं, चाहे लोग उनको क्वालिफाइड समझें या ना समझें, ऑडियंस उनकी बात सुनती है। तो
तो इस माहौल में काम करना कैसा है? मैं सोशल मीडिया के फीडबैक के ऊपर नहीं जाता। ठीक है। मेरे लिए मैटर करती है अगर फ़िल्म है तो सिनेमा में लोग कितने देखने आए हैं। टेलीविज़न के ऊपर मैटर क्या करता है मुझे कि जब मैं बाहर निकलता हूँ तो जो मुझे मिलने वाला है वो मुझे जब इन पर्सन मिले तो वो आगे से मुझे क्या कहता है, ये मैटर करता है मुझे और वो हमें फ़ील हो जाता है। मुझे नहीं मैटर करता कि आप शो के ऊपर नीचे मुझे गालियाँ लिख रहे हों या मुझे फ़लाँ चीज़ कह रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया रिएक्शन को तो मैं काउंट ही नहीं करना चाहता। मुझे जो कन्फ्यूज़ करती है, जो इरिटेट करती है बात, वो करती है कि वो लोग जो कि टेलीविज़न और सिनेमा में काम कर रहे होते हैं मगर वो सोशल मीडिया के फीडबैक को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं फिर? वो एक मुझे थोड़ी-सी बेवकूफ़ाना बात लगती है। शोहरत ने क्या सिखाया है? शोहरत ने बहुत कुछ सिखाया है, बड़ी मुश्किल चीज़ है, बहुत ज़ालिम चीज़ है, बहुत एडिक्टिव चीज़ है। दिस स्पेशल अटेंशन दैट आई एम गेटिंग इज़ नॉट गोइंग टू मे बी स्टे विद मी। मुझे जिस तरह अक्सर एक बहुत बुरा लगता है जुमला जो कि कई बार होता है कि आप कहीं पे जाएँ तो कोई दोस्त यार कोई और कहीं आपसे महफ़िल में एंटर होते हो, वो कहते हैं इनको तो आप जानते ही होंगे। अरे भाई क्यों जानते होंगे? मतलब मैं कोई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तो नहीं हूँ ना कि मुझे जानते होंगे। मिस भी हो सकता है, कोई इंसान नहीं देख सकता टीवी, हुँ। हो सकता है टीवी पे वो मेरा प्रोग्राम ना देखता हो सकता है उसने मेरी फ़िल्में ना देखी हों, तो इट्स नॉट नेसेसरी। तो ये बड़ा एक ना मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है ये, कि अगर जानते होंगे तो वो मुझे पहचान लेंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो लेट इट बी, आई एम ए पर्सन। अब आपने एक और शो शुरू किया है, घबराना मना है। वो एक बड़े मशहूर जुमले जी, जी। से बहुत जी। मिलता-जुलता है। तो क्या वजह है कि आपने ये टाइटल रखा? क्या ये जो सियासी हालात हैं मुल्क के, उनसे हाँ, तंग वो आके ये एक्चुअली वो टाइटल था रखा? कॉन्सेप्ट देखिए ये था ना कि सेलिब्रिटीज़ से आप उनकी सोशल मीडिया लाइफ़ के बारे में पूछ रहे हैं और कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो कि शायद उनसे आज से पहले ना पूछे गए हों। हुँ, हुँ। कि आपने ये फलाँ चीज़ ट्वीट की तो ये क्यों थी? आपने फलाँ पिक्चर लगाई तो ये क्यों थी? या इस पिक्चर का ये मतलब, तो वो उनके साथ एक पन इंटेंडेड सॉर्ट ऑफ एक ये टाइटल की वजह है आई गेस। और एक सवाल जो आप सबसे पूछते हैं, मैं आज आपसे पूछना जी, जी, चाहूँगी जी। कि अगर टाइटैनिक डूब रहा हो बिल्कुल। और आप किसी एक को बचा सकें, किसी को लाइफ जैकेट दे नहीं, सकें और लाइफ़ किसी को जैकेट पानी में टाइटैनिक धक्का में नहीं दे मैं दें? दे सकता। मैं अच्छा, टाइटैनिक पे तो मैं सैर कराने के लिए भेजता हूँ। ठीक है, लाइफ़ जैकेट का सवाल अलग है, ठीक वो है। बचाने हो तो आप कौन-सा वाला पूछना चाह रही हैं मेरे से? मैं बेसिकली ये पूछना चाह रही हूँ कि किसको अपने साथ रखेंगे, किसको फ़ारिग कर देंगे? अच्छा, मैं आपस एंटरटेनमेंट की बात है, इंडस्ट्री के वैसे अगर नाम आप बताएँ। मुझे कहेंगी ना तो मैं तो हुँ, अकेला निकल जाऊँगा, ठीक है, नोइंग मी। सो ठीक इसलिए है, मुझे आप ये ऑप्शन ना दें क्योंकि मैं ठीक है। बहुत सुकून में हूँगा अकेला। तो फिर हुमायूँ हुमायूँ सईद, नुमान एजाज और फवाद खान। अच्छा, मैं टाइटैनिक के ऊपर मेरे ख़्याल से हुमायूँ सईद को ले जाऊँगा और नहीं, रुक जाएँ मुझे सोचने दें। क्योंकि जब आप टाइटैनिक पे सैर कराने ले जाते हैं, तो हाँ, टाइटैनिक का एंड कोई सैर वाला तो नहीं हुआ ना, तो मगर देखें मगर अब एंड अच्छा में तो इससे पहले भी देखें, उससे पहले एक सफ़र तो था ना, हाँ, 3-4 दिन का, हाँ, तो आपको 3-4 दिन तो बर्दाश्त करना 3-4 पड़ेगा ना दिन तो उसको, हाँ, ये तो है। जो भी इंसान है। हाँ, तो मेरे ख़्याल से टाइटैनिक पर मैं नुमान एजाज साहब को ले जाऊँगा क्योंकि चाहे वो 3-4 दिन ही हों मगर वो बड़े एंटरटेनिंग होंगे। ठीक है, और मेरे ख़्याल से जो वो बोट है, वो उसके अंदर मैं हुमायूँ सईद साहब को लाइफ़ जैकेट दे दूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे उनकी स्विमिंग पे बहुत शक है। ठीक है, तो फवाद मैनेज कर लेंगे, हुमायूँ से ठीक नहीं है, होगा। ठीक है। और फिर फवाद खान का क्या होगा? फवाद खान मैनेज कर लेंगे वो और वो मैनेज कर जितने लेंगे, ही विल बी हसीन ऑनेस्ट। इंसान हैं माशाल्लाह, वो मुझे लगता है बहुत सी बोटें उनकी तरफ लपक रही होंगी जब हम लोग डूब रहे होंगे। चलिए जी, ऑन दैट हैप्पी नोट यहाँ पे इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। जी, वासिल चौधरी, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत और आई शुक्रिया। होप आप लोगों ने भी इस गुफ्तगू को एन्जॉय किया। अब आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए।